नमस्कार। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हम हन्ना एरेंट के राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर रहे थे और इसी कड़ी में उनके कुछ और विचारों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हन्ना एरेंट ने किस तरह से 20वीं शताब्दी के सर्वसत्तावादी राज्य पर, टोटलिटेरियन स्टेट पर, जो कि हीगल और स्टालिन ने क्रिएट किया था, उस पर कैसे आक्रमण किए थे। तो एक तरफ हन्ना एरेंट अधिनायकवाद पर और अधिनायकवादी मानसिकता पर आक्रमण करती हैं, तथा दूसरी ओर वे अमेरिका में तेजी से लोकप्रिय हो रहे व्यवहारवाद पर भी आक्रमण करती हैं। व्यवहारवाद अमेरिका में समाज विज्ञानों में प्रयुक्त की जाने वाली एक नई अध्ययन पद्धति थी 20वीं शताब्दी में। व्यवहारवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे। 20वीं शताब्दी में जो अनुभववाद था, जो पॉजिटिविज्म था और जो एक विज्ञानवाद की परंपरा थी, उस परंपरा के कारण और स्वयं अमेरिका की विश्व पर आधिपत्य की जो कामना थी, उसके कारण और तीसरी दुनिया के जो बहुत से नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, ऐसे बहुत से कारण थे। उनके कारणों में हम अभी इस वीडियो में नहीं जाएंगे, किंतु यहाँ पर समझने की बात एक ही है कि एक तरफ जहाँ हन्ना एरेंट ने अधिनायकवाद पर कठोर आक्रमण किया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे उदारवादी देश में समाज विज्ञानों में और राजनीति विज्ञान में भी चलने वाली अध्ययन पद्धति, जिसे कि व्यवहारवाद का नाम दिया, उसका भी उन्होंने कठोर विरोध किया, उसकी कटु आलोचना करी। और उनकी आलोचना का आधार भी यह था कि व्यवहारवाद वास्तव में सर्वसत्तावाद के लिए आधार तैयार करता है। यदि समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद को अपना लिया जाए तो वे समाज विज्ञान एक प्रकार से मूल्य विहीन हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद का नारा ही है तथ्यों को स्वीकार करना या मूल्यों को अपने अध्ययन से निकाल देना, उनको हटा देना। व्यवहारवादी केवल जो प्रकट व्यवहार है मनुष्य का, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और मनुष्य के व्यवहार से परे मनुष्य के भीतर कितनी अच्छाई है या वो कितना नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात से व्यवहारवादियों का कोई भी सरोकार नहीं था। इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि व्यवहारवादियों ने अपनी जो राजनीतिक शोध है उसको केवल वहीं तक सीमित रखा जहां तक कि उसके माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाया जा सके। उस समय अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े फाउंडेशंस थे। फोर्ड फाउंडेशन था, कार्नेगी फाउंडेशन था, बहुत सारे ऐसे बड़े संस्थान थे, राज्य के संस्थान थे, जो मुक्त हस्त से इन विभिन्न सामाजिक या इन विभिन्न विश्वविद्यालयों को करोड़ों रुपए के अनुदान दे रहे थे, इस बात के लिए कि वे व्यवहारवादी अध्ययनों को आगे बढ़ाएं। ये जो हजारों करोड़ रुपए की जो राशि व्यवहारवादी अध्ययनों के लिए खर्च की गई, एरेंट का ये कहना है कि यह राशि जो है वो मानवीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिकूल साबित हुई, क्योंकि इसके कारण एक ऐसे मनुष्य का उदय हो रहा था जिसे मूल्यों के अध्ययन में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, उसके लिए वैल्यू प्रेफरेंसेस की कोई प्राथमिकता नहीं है और वह तो केवल वैज्ञानिकता की चाह में एक अंधी दौड़ में आगे बढ़ा चला जा रहा है।
जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में भविष्यवाणी की जाती है, जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति से सिद्धांत निर्माण किया जाता है, ठीक इसी प्रकार की एक चाह जो है वो राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादियों में पैदा हो गई थी। वे भविष्यवाणी करने की एक ऐसे पागलपन की हद तक भविष्यवाणी करने की भावना उनमें सवार थी कि अ, इस इस दक्षता को या इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए वो एक जैसे मानव व्यवहार के अध्ययन में बेतहाशा लगे हुए थे। और हैना एरेंट इस प्रवृत्ति को आर्किमिडीज के साथ जोड़ती हैं। आर्किमिडीज जो है वो यूनान के एक बहुत बड़े प्राचीन यूनान के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं। और आर्किमिडीज जो है वो उन्होंने अपने गणित के सिद्धांतों को इस तरह से बताया था जैसे कि धरती को किसी दूसरे बाहर के किसी पॉइंट से देखा जाए तो उसके कुछ गणित की कुछ रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो उन्होंने जो डेविड ह्यूस्टन का जो व्यवस्था उपागम था उसको उन्होंने आर्किमिडीज उपागम की संज्ञा दी थी, जहां की हम व्यवस्था के भीतर या मनुष्य के भीतर क्या घटित हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन हम बाहर खड़े होकर के किसी दूसरे ही बिंदु से यथार्थ को देखने की कोशिश करते हैं। और और जब बाहर से हम यथार्थ को देखते हैं तो हमें वो पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था है वो अंतःक्रियाओं का एक जाल नजर आती है, और हम तब केवल अंतःक्रियाओं के संदर्भ में ही बात करने लग जाते हैं, क्योंकि जो व्यवहारवाद है उसका पूरा ध्यान ही मनुष्य और मनुष्य के बीच में, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में जो बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके आपसी अंतरक्रियाओं के अध्ययन पर व्यवहारवाद बल देता है। अंतरक्रियाओं का अर्थ ये है कि मेरा व्यवहार किसी अन्य के साथ कैसा है, दूसरा व्यवहार उसकी क्या दूसरा व्यक्ति उसकी क्या प्रतिक्रिया करता है, तीसरा व्यक्ति का व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ कैसा है। इस तरह से व्यवहारवाद पूरे सिस्टम को अंतरक्रियाओं के एक जाल के रूप में देखता है। और ये जो अंतःक्रियाएं हैं ये वास्तव में एक ऐसा मनुष्य पैदा करती हैं जिसके अंतर्मन में किसी भी प्रकार का नैतिक साहस नहीं है। और यह जो व्यवस्था है एक ऐसे मनुष्य को उत्पन्न करती है जैसा उदाहरण वो आयुष्मान इन यरूशलेम नामक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत करती हैं। आयुष्मान का जो संदर्भ है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और आगे थोड़ा और विस्तार से उसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि जिस प्रकार से आयुष्मान ने यहूदियों को मारने के लिए केवल अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन किया था, बिना इस बात को संज्ञान में लाए या बिना इस बात के सोचे हुए कि यह आदेश यदि क्रियान्वित किया गया तो लाखों निरपराध व्यक्तियों की एक निर्मम हत्या का जिम्मेदार वह स्वयं होगा, इस बात का उसे ध्यान ही नहीं था। वह यह बात मूल्य की दृष्टि से सोचना उसके बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि वह तो आदेश की अंतरक्रियाओं के जाल में फंसा हुआ था। तो यहाँ अरेंट इस आयुष्मान के उदाहरण के माध्यम से उसको यहाँ व्यवहारवाद पर भी आरोपित करती हैं, और वो ये कहती हैं कि यदि हमने मूल्यों को छोड़ करके केवल व्यवहारवादी तरीके से अध्ययन किया तो हमारा जो समाज है और हमारा जो भविष्य है वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम केवल ऐसे मनुष्य तैयार करेंगे जिन्हें केवल निरपेक्ष विज्ञान और भविष्यवाणी की चिंता है। यहाँ जो हैना अरेंट है
वो घटनाओं का जिक्र करती हैं। वो ये कहती हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा परिदृश्य तैयार करता है जिसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी की क्षमता कब उत्पन्न होगी? जबकि एक जैसा निरंतर माहौल जो है वो नीरस वातावरण एक जैसा चलता रहे, जब एक जैसी धारा निरंतर बहती रहती है, तभी उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उस बहती हुई धारा में यदि कुछ भी अचानक घटित हो जाए, तो उस अचानक घटित होने वाली बात की भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसी को हन्ना एरेंट ये कहती है कि मानव इतिहास में जो घटनाएं हैं वो तब घटित होती हैं जबकि सामान्यतः चलने वाली जो अंतरक्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो उनमें बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात एक जैसा, इसको हम सरल शब्दों में समझें तो हम ये कहेंगे कि मनुष्य का एक जैसा रूटीन, एक जैसी दिनचर्या चलती रहती है, और उस दिनचर्या को देख करके कोई भी व्यक्ति ये भविष्यवाणी कर सकता है कि यदि ऐसी ही दिनचर्या चलती रही तो किसी निश्चित दिन क्या होगा। किंतु इस दिनचर्या में यदि अचानक कुछ ऐसी बात घटित हो जाए जो कि उस दिनचर्या का हिस्सा नहीं थी, तो फिर भविष्यवाणी में बाधा उत्पन्न होगी। व्यवहारवाद इस प्रकार की अप्रत्याशित घटने वाली घटनाओं की उपेक्षा करता है, वो उसके अपने अध्ययन से बाहर निकाल देता है। और किंतु यहाँ अरेंट ये कहती है कि वास्तव में ये अप्रत्याशित घटनाएं ही अध्ययन के योग्य होनी चाहिए, क्योंकि यही वो बड़ी घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य के भविष्य का निर्माण होगा। यद्यपि ये अचानक घटने वाली घटनाएं रोजमर्रा के पैटर्न को बाधित करती हैं और हम भविष्यवाणी की चाह में इन घटनाओं को जो है वो इतिहास के कूड़ेदान में भी डाल देते हैं, अर्थात ऐसी घटनाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है या जिनका अध्ययन नहीं किया जाता। इस तरह से व्यवहारवादी सिद्धांतों का ये खतरा उत्पन्न हो जाता है कि वो केवल सामान्य सी लगने वाली बातों का ही बार बार अध्ययन करते हैं और अचानक घटने वाली बड़ी बातों को अपने अध्ययन क्षेत्र से बाहर छोड़ देते हैं। इस तरह से अरेंट ने अनेक आधारों पर अनेक प्रकार से व्यवहारवाद पर गंभीर आक्रमण किए और इस बात के लिए मार्ग प्रशस्त किया कि अब हमें परंपरागत या मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है। यदि व्यवहारवादी अध्ययन जारी रहा तो हम एक प्रकार के सर्वसत्तावादी और निरंकुश राज्य के चंगुल में आ जाएंगे। दो दो जो धड़े थे, एक तरफ उदारवाद का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था जहां पर व्यवहारवाद पनप रहा था, और एक तरफ निरंकुशता का प्रतिनिधित्व जर्मनी करता था जो कि नाजी जर्मनी था हिटलर के नेतृत्व में। लेकिन दोनों ही जगहों के खतरों से हन्ना एरेंट बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सावधान करती हैं। इस प्रकार से वो जो 1950 और 60 के दशक में जो व्यवहारवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था, लगभग उसी समय हन्ना एरेंट व्यवहारवाद पर कठोर आक्रमण करती हैं, और उसी का परिणाम है कि 1970 तक आते आते व्यवहारवाद को अपना रूप बदलना पड़ता है और वो उत्तर व्यवहारवादी स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अब हम बात करें आयुष्मान इन यरूशलेम की, जिसमें कि वो एक नया जो है वो टर्म बनाती हैं, द बेनालिटी ऑफ इविल का। आयुष्मान की जो गवाही है, आयुष्मान यरूशलेम में अपनी गवाही के दौरान ये कहता है कि मुझे अपने कमांडरों के आदेश का पालन करना जरूरी हो गया था, क्योंकि यदि मैं उनके आदेश का पालन नहीं करता तो स्वयं मेरी नौकरी संकट में पड़ सकती थी। वो ऐसे अनेक आधार प्रस्तुत करता है। वो ये कहता है
कि मुझे यदि अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन यदि मैं नहीं करता तो हो सकता है कि मुझे जान से मार दिया जाता। हो सकता, आयुष्मान ये भी कहता है कि एरेंट जैसा कि कहती है कि हो सकता है कि उनको पदोन्नति का लालच हो। आयुष्मान इस लालच के लिए वो आदेश का पालन कर रहा था कि यदि ऐसे बहुत ही गंभीर इस कठोर आदेश का पालन यदि उसने अच्छी तरह से बहुत ही निष्ठापूर्वक यदि कर लिया तो उसे सेना में कोई ऊंची रैंक भी मिल सकती है। इस प्रकार आयुष्मान तो एक छोटा सा अदना सा सेना का एक कर्नल था जिसकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी और आदेश का पालन करते करते उसकी मानसिकता पूरी तरह से, उसकी जो मूल्य प्राथमिकताएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। और जिसको वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा की बात यहाँ पर हन्ना अरेंट करती हैं, वो जो कॉन्टेम्पलेशन की, वो जो सोचने की, मीमांसा करने की जो क्षमता है वो आयुष्मान में संभवतः समाप्त हो गई थी। इसलिए जो एक जो विभत्स बुराई थी, जो विभत्स नरसंहार था, उसके परिणामों को आयुष्मान देख भी नहीं पाया था। इस तरह से पूरी 20वीं शताब्दी का जो संदर्भ है, उस संदर्भ को, उसको वो इस उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती हैं। वो ये कहती है कि पूरी 20वीं शताब्दी, आयुष्मान तो एकमात्र उदाहरण है, किंतु पूरी 20वीं शताब्दी में बुराई को कमजोर करके देखा जाता है, या बुराई की जो विभत्सता है उसको देखने का कोई भी श्रम नहीं किया जाता। या हम ये भी कह सकते हैं कि बुराई को सामान्य तौर पर बहुत आराम से स्वीकार कर लिया जाता है। यदि हम अपनी यदि व्यक्तिगत हैसियत में यदि इन प्रश्नों पर विचार करें तो हम आज बहुत आसानी से ये सब जगह देखते हैं कि आज हमारे जीवन में हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि कहीं करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं, करोड़ों रुपए के गबन हो जाते हैं, किंतु वो व्यक्ति आराम से समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। कई कई लोगों के हत्यारे जो हैं वो विधायक बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं और उनके लिए समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बनी ही रहती है। ये है बेनालिटी ऑफ इविल, यानी कि हम बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता में नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं कि बुराई तो समाज का हिस्सा बन गया है। यह जो मानसिकता है, बुराई को हमारी एक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार कर लेना, ये बेनालिटी है। और इस बेनालिटी के खिलाफ हैना एरेंट हमें सचेत करती हैं। एक आयुष्मान नहीं, ऐसे अनेक आयुष्मान हैं जो कि बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखते, वरन अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भेंट इन बुराइयों के परिणामों को चढ़ा देते हैं। इस पुस्तक पर इतनी बहस हुई और आने वाले समय में 1963 में, 1960 में उन पर मुकदमा चला, उस पर मुकदमा चला आयुष्मान पर। 63 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और उसके बाद इसके आयुष्मान पर अनेक पुस्तकें आई जिसका श्रेय हन्ना अरेंट के को ही दिया जा सकता है। एक पुस्तक आई हंटिंग आयुष्मान, एक पुस्तक का नाम था आयुष्मान बिफोर यरूशलेम, एक पुस्तक का नाम था बिकमिंग आयुष्मान और एक पुस्तक का नाम था आयुष्मान इंटरोगेटेड, आयुष्मान इन माय हैंड। ऐसी भी अनेक पुस्तकें और भी आई, लेकिन इनका जो सार है वो यही है कि 20वीं शताब्दी मानकात्मक चिंतन से दूर हो गई है और अब जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं वो आयुष्मान की तरह के व्यक्ति पैदा हो रहे हैं जो कि प्रक्रियाओं के जाल में, आदेशों के जाल में उलझे हुए हैं, उनकी अंतरात्मा सो चुकी है। क्रिटिक ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आयाम है हैना एरेंट के थिंकिंग का। ह्यूमन राइट्स, हालांकि जो एरेंट है वो मानवाधिकारों की और मानवीय गरिमा की एक बहुत बड़ी समर्थक है, किंतु वो अनेक आधारों पर मानव अधिकारों के वर्तमान स्वरूप की आलोचना करती हैं।
वो सिविल राइट्स और यानी कि जो नागरिक अधिकार हैं और जो मानव अधिकार हैं उनमें इस आधार पर भिन्नता बताती हैं कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य लेता है, जबकि मानव अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व कोई नहीं लेता। मानव अधिकार केवल नैतिकता के नाम पर स्वीकृत ऐसे दावे हैं जिनसे ये अपेक्षा की जाती है राज्य सरकारों से कि वे उनका पालन करेंगे। वो पालन कितना करती हैं ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। इस तरह से हन्ना एरेंट ये कहती हैं कि मानव अधिकार हमेशा ही राष्ट्रीय संप्रभुता की भेंट चढ़ जाते हैं। राज्य सरकारें अपनी संप्रभु शक्ति के बल पर मानवाधिकारों का पालन नहीं करती क्योंकि वे उनके हितों के अनुरूप नहीं हैं। मानवाधिकारों के प्रश्न पर विचार करते समय हन्ना एरेंट शरणार्थियों के उदाहरण को सामने लाती हैं, क्योंकि एरेंट स्वयं एक शरणार्थी थी और वे 7 वर्ष तक उन्होंने एक शरणार्थी का जीवन व्यतीत किया था, तो उनकी व्यथा से वो पूरी तरह से वाकिफ थी। एरेंट ये कहती है कि जब एक व्यक्ति को शरणार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है तो दूसरे राज्य की सरकार की दया का वो मोहताज हो जाता है और दूसरे राज्य में भी उसे वो सारे अधिकार नहीं मिलते जो एक नागरिक को मिलते हैं और उसे वो रिकॉग्निशन भी, उसे मान्यता भी नहीं मिलती जो कि एक नागरिक की मान्यता होती है। इसलिए वो हमेशा ही जो है वो शरणार्थी शिविरों में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनका जो बहुत सारा जो मानवीय गरिमापूर्ण जीवन है वो उनका समाप्त हो जाता है। तो वो मानवाधिकारों को बहुत विचित्र स्थिति में प्राप्त जो है वो समझती हैं। अपनी पुस्तक ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में ही वो मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करती है और वो ये कहते हैं कि मानवाधिकारों को लागू करवाने के लिए एनजीओज बीच में आते हैं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन उन स्वयं संस्थाओं के जो भी मांगे हैं उनको राज्य स्वीकार नहीं करते। राज्यों की भी अपनी ये समस्या रहती है कि शरणार्थियों को यदि एक बार नागरिक का यदि अगर जो है वो स्टेटस दे दिया जाए तो फिर संसाधनों में वो भागीदारी की मांग करेंगे और देश के सामान्य नागरिकों की तरह ही अनेक प्रकार की मांग वो करने लग जाते हैं, किंतु वे उन नागरिकों के समान अपने दायित्वों का पालन करने में वे पीछे हटते हैं। एरेंट ये कहती हैं कि यदि मानवाधिकारों को ठीक प्रकार से लागू करना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एक कॉम्पिटेंट या ऐसी अधिकार संपन्न संस्था का निर्माण करना होगा जो कि मानवाधिकारों को भली प्रकार लागू कर सके। वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संगठन भी ये शक्ति नहीं रखते कि वो मानवाधिकारों को लागू करवा सकें। इस प्रकार जो शरणार्थियों की समस्या है, जो 20वीं शताब्दी की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है और शरणार्थियों के कारण ही अनेक प्रकार के नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आतंकवाद जो है वो शरणार्थियों की समस्या का ही एक दूसरा रूप है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे राज्यों का सुदृढ़ीकरण हुआ, नागरिकता के लिए राष्ट्रीय पहचान आवश्यक हुई, वैसे वैसे शरणार्थियों का जो प्रश्न है वो मानवाधिकारों के साथ जुड़ करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। इस प्रकार से वो जो ह्यूमन राइट्स को केवल काल्पनिक अधिकार ही मानती हैं और इनके अस्तित्व से इनकार करती हैं। ऑन रिवोल्यूशन नामक पुस्तक में हन्ना एरेंट क्रांति के स्वरूप पर विचार करती हुई ये कहती हैं कि दुनिया की 2 महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति और अमेरिका की राज्य क्रांति। सामान्यतः फ्रांस की राज्य क्रांति को एक सफल क्रांति के रूप में जाना जाता है, किंतु हन्ना एरेंट का मत इसके बिल्कुल विपरीत है। वे फ्रांस की राज्य क्रांति को जो है वो एक डिजास्टर मानती हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति को एक दुर्घटना मानती हैं।
और वो ये कहती है कि वो क्रांति जिन उद्देश्यों को लेकर के की गई थी, वास्तव में बहुत ही शीघ्रता से, बहुत जल्दी अ, उस क्रांति के जो नेता थे वो अपने मूल उद्देश्यों से भटक गए और वे केवल नागरिकों के जो है वो कंपैशन या नागरिकों की जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लग गए, जैसे कि उनके भोजन का प्रबंध करना। यहाँ पर वो ये कहती हैं कि क्रांति जो है वो एक एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन है, लेकिन फ्रांस में ये जो पॉलिटिकल एक्शन है वो पीछे जाकर के लेबर में बदल गया, जैसा कि हमने ऑन ह्यूमन कंडीशन में पिछले वीडियो में समझने का प्रयास किया था। एक्शन अमेरिका, फ्रांस की राज्य क्रांति में लेबर की तरफ जाकर के अपने आप, अपनी गरिमा को समाप्त करता है। इसके विपरीत वो ये कहती हैं कि अमेरिका की जो राज्य क्रांति थी वास्तव में वो एक सफल क्रांति थी, क्योंकि उस क्रांति में जो अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी थे उनका ध्येय था एक गणतंत्रात्मक राज्य की प्राप्ति करना, और उन्होंने उस ध्येय को प्राप्त किया था। इसलिए जो जो सही मायने में जो एक्शन है जिसका कि परिणाम स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता के उस परिणाम को, उस गरिमा को अमेरिका के क्रांति में प्राप्त कर लिया गया था। इस प्रकार के क्रांति के स्वरूप पर वो एक नए दृष्टिकोण से विचार करती हैं और अमेरिका की क्रांति को वास्तविक क्रांति की संज्ञा देती हैं। ऑन वायलेंस नामक अपने एक निबंध में वो हिंसा के प्रश्न पर विचार करती हैं, और यहाँ भी उनका जो दृष्टिकोण है वो प्रचलित दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, उसमें एक नयापन है। इसमें वो ये दो शब्दों पर विचार करती हैं, हिंसा और शक्ति, अर्थात वायलेंस एंड पावर। सामान्यतः हम शक्ति को सत्ता से जोड़ करके देखते हैं, अर्थात जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो शासनकर्ता होते हैं, शक्ति उन्हीं के हाथ में होती है, ऐसा हमारा सामान्य मत है। किंतु हन्ना अरेंट इस मत के विपरीत अपनी बात रखती हैं और वो ये कहती हैं कि जो शक्ति है वह वास्तव में समूह में विद्यमान रहती है या जनता में विद्यमान रहती है, और जब तक शासन के पास जनता का समर्थन रहता है या शासन जब तक जनता की सहमति पूर्वक कार्य करता है, तब तक वो जनता की उसी शक्ति का प्रयोग करता होता है। लेकिन जब शासन के पास जनता की सहमति नहीं रहती तो वो उस जनशक्ति के प्रयोग का भी अधिकारी नहीं रहता, और तब ऐसे समय में शासनकर्ता हिंसा का सहारा लेकर के अपने आदेशों का पालन करवाते हैं। इस तरह से हिंसा को हन्ना अरेंट जो है वो एक उस अवैध कार्य के रूप में समझती है जो शासकों के द्वारा तब किया जाता है जब उनके पास जन समर्थन नहीं रहता। इस तरह से हिंसा पर उन्होंने बहुत ही एक नए दृष्टिकोण से विचार डाला है, और यहाँ पर उनका जो महत्व है वो इस बात में है कि प्रचलित दृष्टिकोण के विपरीत वो जो शक्ति है उसका निवास जनता में और एक जन समूह में, नागरिकों के समूह में स्वीकार करती हैं। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अपनी अलग-अलग पुस्तकों में हन्ना अरेंट ने विचार किया है। एक नई अवधारणा हन्ना अरेंट की है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेटैलिटी। नेटैलिटी कहते हैं जन्म दर को, अर्थात जनसंख्या के अनुपात में जितना जो शिशु जन्म लेते हैं वो नेटैलिटी रेट होती है या जन्म दर, बर्थ रेट कहलाती है। यहाँ पर वो एक ये बात कहती है कि जन्म लेना वास्तव में ये एक बहुत ही इस दुनिया में घटित होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, किसी नए प्राणी का जन्म।
और किसी नए शिशु का जन्म, शिशु जन्म लेता है कुछ नया कार्य करने के लिए। यद्यपि ये कहा जाता है कि मनुष्य मरने के लिए ही पैदा होते हैं, लेकिन इस प्रचलित घिसे पिटे दृष्टिकोण के विपरीत एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, एक बहुत ही ताज़ा विचार हन्ना अरेंट नेटालिटी को लेकर के ये कहती हैं कि मनुष्य कुछ नया करने के लिए जन्म लेते हैं। जब एक शिशु जन्म लेता है तब एक नई शुरुआत होती है भविष्य के एक्शन के लिए। इस प्रकार एक साथ जब एक नई पीढ़ी जन्म लेती है तो हो सकता है कि पुराने सभी जो कार्य हैं उन कार्यों को पीछे छोड़ करके हमें ये विश्वास करना चाहिए, हमें ये एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए कि ये नया जन्म लेने वाले ये जो शिशु हैं, ये भविष्य में नए प्रकार की बिगिनिंग करेंगे, नए प्रकार की शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंडशिप पर उनके जो विचार हैं वो भी एक फ्रेश आउटलुक हमारे सामने रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि फ्रेंडशिप जो है वो एक्टिव मोड ऑफ लाइफ है, अर्थात यदि जिंदगी है तो उसका सक्रिय रूप मित्रता ही है। और इस मित्रता की कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को वो राजनीति पर भी आरोपित करती हैं। राजनीति में यदि मैत्री भाव रहता है विभिन्न पक्षकारों के बीच में, तो राजनीति में सहभागिता की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार से हन्ना अरेंट का जो संपूर्ण जो राजनीतिक दर्शन है, यद्यपि वो उसके संदर्भ बहुत अनोखे हैं, बहुत नए हैं, और अलग-अलग संदर्भों में, बहुत विपरीत दिखने वाले संदर्भों में वो बात करती हैं। एक तरफ वायलेंस है, एक तरफ टोटलिटेरियनिज्म है, एक तरफ व्यवहारवाद है, एक तरफ शक्ति है, लेकिन इन सब के बीच में जाकर के वो सबसे बीच में जिस चीज को स्थापित करती